आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत मतलब एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से करते हैं। एक रहस्य है। चलिए, ये तो शुरुआत से ही रोमांचक लग रहा है। हाँ, और हमारे सामने आज जो स्रोत सामग्री और नोट्स रखे हैं वे भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में है। शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये संविधान सिर्फ कागजों का एक पुलिंदा नहीं है बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल, एक जीवंत दस्तावेज जो समय के साथ सांस लेता है और बढ़ता है। एक तथ्य जो तुरंत ध्यान खींचता है वो ये है कि जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। सिर्फ 8? हाँ, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। तो ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। इस विषय को समझना इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इन 12 अनुसूचियों को देखते हैं तो ये सिर्फ कुछ सूचियां या टेबल भर नहीं रह जाती हैं। ये असल में वो ब्लूप्रिंट हैं जो ये तय करते हैं कि इतने विशाल देश का प्रशासन जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा, किसे क्या अधिकार मिले हैं। बिल्कुल, सरकार का बुनियादी ढांचा कैसा है और सबसे बड़ी बात, समय के साथ हमारा लोकतंत्र कैसे विकसित और परिपक्व हुआ है। तो ये 8 से 12 तक का सफर। ये 8 से 12 तक के इस सफर का मतलब सिर्फ 4 नई सूचियां जोड़ना नहीं है। ये भारत की बदलती हुई जरूरतों, नई चुनौतियों और उसके लोकतांत्रिक विकास का सीधा प्रमाण है। तो चलिए इस ढांचे की बिल्कुल नींव से शुरुआत करते हैं। पहली अनुसूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। मतलब ये सीधे तौर पर हमारी भौगोलिक पहचान है। हाँ, अगर कल को किसी नए राज्य का निर्माण होता है या किसी राज्य की सीमा बदलती है तो सबसे पहले इसी अनुसूची में बदलाव करना होगा। बिल्कुल सही। ये तो हो गई जमीन और नक्शे की बात, लेकिन इसके ठीक बाद अनुसूची 2 में वेतन, भत्ते और पेंशन। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री और उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का जिक्र है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है और राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो इन आंकड़ों के बीच छुपी एक बहुत ही बारीक कानूनी सच्चाई है। अगर आप नोट्स में उपराष्ट्रपति वाले हिस्से को देखें तो वहां वेतन 4 लाख रुपए लिखा है, राज्यसभा का सभापति होने के नाते। ये कोई सामान्य जानकारी नहीं है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए अलग से किसी वेतन का कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्हें जो भी वेतन मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभालते हैं। अच्छा, तो उन्हें अपने मूल पद के लिए नहीं बल्कि उस अतिरिक्त प्रभार के लिए वेतन मिलता है। बिल्कुल। और इन अधिकारियों के वेतन को अनुसूची में रखने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके वेतन में कोई भी सरकार अपने फायदे के लिए आसानी से कटौती ना कर सके, जिससे उनकी आजादी बनी रहे। एग्जैक्टली। ये वाकई एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। अब पैसा और पद तय हो गया, लेकिन इसके तुरंत बाद अनुसूची 3 आती है जो पद ग्रहण करते समय शपथ के बारे में है। इसमें मंत्री, न्यायाधीश और अन्य पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। मुझे इस क्रम में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आ रहा है। मैं सोच रही थी कि पहले आपको देश का भूगोल बताया गया अनुसूची 1 में, फिर आपका वेतन तय किया गया अनुसूची 2 में, और उसके तुरंत बाद आपको उस पद की गरिमा बनाए रखने की शपथ दिलाई जा रही है अनुसूची 3 में। क्या ये क्रम जानबूझकर ऐसा रखा गया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कानून और संविधान में कोई भी चीज संयोग नहीं होती। ये क्रम पूरी तरह से तार्किक है। पहले पहचान, फिर उस पहचान से जुड़े अधिकार या विशेषाधिकार और अंत में उन अधिकारों के साथ आने वाली जिम्मेदारी या कर्तव्य। मतलब बिना अपनी जिम्मेदारी को समझे आप पद नहीं संभाल सकते। बिल्कुल। आप बिना शपथ लिए उन विशेषाधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का पहला कदम है। और यहाँ से ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि शुरुआती 3 अनुसूचियों के बाद हम अनुसूची 4 पर आते हैं। अनुसूची 4 ये तय करती है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सांसद राज्यसभा में भेजे जाएंगे, मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व। और ये प्रतिनिधित्व सीधा सीधा जनसंख्या से जुड़ा हुआ है क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है जहां उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़ी आबादी वाले राज्य भी हैं और सिक्किम जैसे छोटी आबादी वाले राज्य भी हैं। बिल्कुल। अगर हर राज्य को बराबर सीटें दे दी जाती तो वो लोकतांत्रिक रूप से न्यायसंगत नहीं होता। इसलिए चौथी अनुसूची ये सुनिश्चित करती है कि संसद के उच्च सदन में हर राज्य को उसकी आबादी के अनुपात में सही आवाज मिले। प्रतिनिधित्व की ये बात हमें सीधे अनुसूची 5 की तरफ ले जाती है, जो शायद इस पूरे पन्ने का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। इसमें अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति ST के क्षेत्रों के प्रशासन का जिक्र है। बहुत जरूरी हिस्सा। किसी भी गहरी सामाजिक समस्या का समाधान तभी संभव है जब उस समस्या को आधिकारिक रूप से पहचाना जाए। बिना पहचाने इलाज कैसे होगा? बिल्कुल। इतिहास में कुछ समुदायों के साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ या जिन्हें, जैसा कि नोट्स में लिखा है, समाज में दबाया गया, उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए एक विशेष प्रशासनिक दृष्टिकोण की जरूरत थी। अनुसूची 5 इसी सोच का परिणाम है। तो ये उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। हाँ, ये सुनिश्चित करती है कि इन क्षेत्रों का प्रशासन इस तरह से चलाया जाए कि इन समुदायों के हितों की रक्षा हो,
उनका शोषण रुके और वे सशक्त होकर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। यह संविधान के सबसे सुरक्षात्मक पहलुओं में से है। और इसी संरक्षण को एक बहुत ही विशिष्ट रूप में अनुसूची 6 में देखा जा सकता है, जहां 5वीं अनुसूची पूरे देश के एससी और एसटी क्षेत्रों की बात करती है। वहीं नोट्स में स्पष्ट है कि अनुसूची 6 सिर्फ 4 राज्यों में एसटी के प्रशासन के लिए है। सिर्फ 4 राज्यों के लिए। और यहाँ इन चारों राज्यों को याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार शॉर्टकट या कहें एक फॉर्मूला लिखा है, ATMM। ATMM। चलिए इसे डिकोड करते हैं। A से हो गया असम, T से त्रिपुरा और फिर 2 M है। हाँ, और यही वो जगह है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पूर्वोत्तर में M से कई राज्य हैं, जैसे मणिपुर भी है। लेकिन यहाँ ATMM का मतलब है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अच्छा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों को अलग से छठी अनुसूची में रखने का कारण यह है कि यहाँ जनजातीय आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है और इनकी अपनी एक बहुत ही विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है। तो उन्हें अलग से अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल, उन्हें अपने मामलों को खुद संभालने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वायत्त जिला परिषदें बनाने का अधिकार दिया गया है। वे अपने पारंपरिक कानूनों के हिसाब से जमीन, जंगल और विवाह जैसे मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। ये वाकई इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकता। अब हम आते हैं अनुसूची 7 पर। नोट्स में ऐसे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा बताया गया है और इसमें 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, लेकिन जो चीज चौंकाती है वो है इनके सामने लिखे आंकड़े जो समय के साथ बदले हैं। नोट्स के मुताबिक संघ सूची में पहले 97 विषय थे जो अब बढ़कर 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब घटकर 61 रह गए हैं। राज्य की शक्तियां कम हुई हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे जो अब बढ़कर 52 हो गए हैं। मतलब राज्य के हाथ से कुछ विषय निकले हैं और केंद्रीय हाथ दोनों की साझा सूची में गए हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इस शक्तियों के बंटवारे को अगर हम एक आसान से उदाहरण से समझें तो ये एक बड़े परिवार के घर को चलाने जैसा है। संघ शक्ति घर के उन बड़े फैसलों की तरह है जो घर का मुखिया लेता है, जैसे बैंक का लोन चुकाना। बिल्कुल, या घर की सुरक्षा यानी देश के लिए रक्षा, विदेश नीति या संचार, इस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची उस घर के अलग अलग कमरों की तरह है जहां हर सदस्य अपने कमरे की सजावट और साफ सफाई खुद तय करता है, जैसे राज्य की पुलिस या स्थानीय कृषि। एग्जैक्टली। और समवर्ती सूची घर का वो लिविंग रूम या टीवी है जिस पर पूरे परिवार का हक है और सब मिलकर नियम बनाते हैं, जैसे शिक्षा या पर्यावरण। ये एनालॉजी बहुत सही है। अब जो आंकड़े आपने बताए कि राज्य सूची से विषय कम हुए हैं और समवर्ती सूची में बढ़े हैं, वो दिखाता है कि जैसे जैसे देश आधुनिक हुआ, कुछ मुद्दे ऐसे उभरे जिनका सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहना मुमकिन नहीं था। शिक्षा या जंगल के कानूनों को राष्ट्रीय स्तर पर एक समान दिशा की जरूरत महसूस हुई, इसलिए उन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया ताकि केंद्र भी उस पर नियम बना सके। अब इस शक्ति प्रदर्शन से निकलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता की ओर चलते हैं। अनुसूची 8, जो भाषाओं के बारे में है। जी, यहाँ नोट्स में एक बहुत ही अजीब सा गणितीय समीकरण लिखा है, 14 + 1 + 3 + 4, और इन सबको मिलाकर होती हैं भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। ये समीकरण असल में संशोधनों की एक पूरी टाइमलाइन है। बिल्कुल, इस समीकरण को डिकोड करना भारतीय समाज के विकास को समझने जैसा है। वो कैसे? जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं शामिल थीं। फिर भाषाओं को मान्यता देने का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। और ये सिलसिला शुरू होता है +1 से। जी, नोट्स के अनुसार 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये पहला कदम था। इसके बाद जो +3 है वो एक बड़ा पड़ाव था। अच्छा। ये 71वें संविधान संशोधन के जरिए हुआ जो 1992 में आया। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भाषाएं देश के अलग अलग कोनों से आती हैं, जो ये दर्शाता है कि कैसे इस क्षेत्रीय पहचानों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा रहा था। और इस समीकरण का आखिरी हिस्सा है +4। जी, ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में हुआ। इसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गईं, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। सही। इस तरह 14 से शुरू होकर इस 1 + 3 + 4 के फॉर्मूले के जरिए ये सूची 22 भाषाओं तक पहुंच गई। अगर कोई इस पूरी प्रक्रिया पर विचार करे तो ये महज भाषाओं की गिनती नहीं है। तो क्या है? ये अनुसूची बताती है कि कैसे समय समय पर विभिन्न संशोधनों के माध्यम से देश ने अपनी विविध संस्कृतियों को गले लगाया है। ये इस बात का प्रमाण है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये इतना लचीला है कि भाषाई और सांस्कृतिक समृद्धि को अपने भीतर समाहित कर सके और देश की एकता को मजबूत कर सके। यहाँ तक की चर्चा में हमने उन 8 अनुसूचियों को कवर कर लिया है जो मूल संविधान का हिस्सा थीं। जी, बिल्कुल।
लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में स्थापित किया था, ये एक जीवंत दस्तावेज है। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां समय की जरूरतों ने संविधान को नया आकार दिया। अनुसूची 9 से लेकर 12 तक। शुरुआत करते हैं अनुसूची 9 से, जिसे नोट्स में भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म का नाम दिया गया है। ये अनुसूची अपने आप में आजाद भारत के शुरुआती संघर्षों का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। 1947 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, और आप नोट्स में देखिए 1951 में ही, मतलब महज 1 साल के भीतर। हाँ, महज 1 साल के भीतर पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस 9वीं अनुसूची को जोड़ना पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय देश में जमींदारी प्रथा हावी थी। कुछ गिने चुने लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और लाखों किसान भूमिहीन थे। जब सरकार ने जमीन के समान वितरण के लिए कानून बनाने शुरू किए, तो जमींदार उन कानूनों को लेकर अदालत पहुंचने लगे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या 9वीं अनुसूची को उन जमींदारों से निपटने के लिए लाया गया? एक तरह से हाँ। 9वीं अनुसूची को एक सुरक्षा कवच की तरह डिजाइन किया गया। शुरुआत में यह नियम बनाया गया कि जो भी कानून, खासतौर पर भूमि सुधार से जुड़े कानून, इस 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे, उन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। अच्छा, ताकि सुधार लागू हो सके। बिल्कुल। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को स्पष्ट किया, लेकिन 51 में यह देश के गरीब और भूमिहीन किसानों को न्याय दिलाने का एक बेहद जरूरी और साहसिक कदम था। आजादी के तुरंत बाद जमीन एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन कुछ दशकों बाद एक नई तरह की समस्या खड़ी हो गई, राजनीतिक अस्थिरता। और इसी से निपटने के लिए अनुसूची 10 सामने आती है। नोट्स में से दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन कहा गया है, और ये 1985 में 52वें संशोधन के जरिए लाई गई। हम सब ने राजनीति में आया राम गया राम वाली कहावत सुनी है। हाँ, वो बहुत मशहूर दौर था। उस दौर में ऐसा बहुत होता था कि कोई नेता किसी एक पार्टी से चुनाव जीतता था और अगले ही दिन पैसों या मंत्री पद के लालच में दूसरी पार्टी में चला जाता था। इससे रातों रात सरकारें गिर जाती थीं। बिल्कुल। और इस तरह के आचरण से लोकतंत्र पर से जनता का विश्वास उठने का खतरा पैदा हो गया था। इसलिए 85 में ये अनुसूची जोड़ी गई, ताकि अगर कोई विधायक या सांसद चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सके। ये राजनीति में थोड़ी नैतिकता और स्थिरता लाने का एक कानूनी प्रयास था। स्थिरता तो आ गई, लेकिन लोकतंत्र को सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से नहीं चलाया जा सकता। सत्ता को आम इंसान के दरवाजे तक पहुंचना जरूरी था, और यही सोच हमें अनुसूची 11 की तरफ ले जाती है। 1993 में 73वें संशोधन से इसे जोड़ा गया, और ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी है। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। इसमें 2 बहुत ही रोचक आंकड़े दर्ज हैं। पहला, पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, और दूसरा, इसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ये 29 का आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये 29 विषयों का आंकड़ा सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की असली ताकत है। इसका मतलब है कि अब गांव की सड़कें कहां बनेंगी, पीने के पानी का इंतजाम कैसे होगा, स्थानीय मेले कहां लगेंगे, या कृषि से जुड़े छोटे फैसले दिल्ली या राज्य की राजधानी में बैठे अधिकारी नहीं लेंगे। वो फैसले अब गांव वाले खुद लेंगे। बिल्कुल। ये 29 विषय सीधे गांव की पंचायत को सौंप दिए गए, ताकि ग्रामीण खुद अपने विकास का ढांचा तैयार कर सकें। और 21 वर्ष की आयु सीमा ये सुनिश्चित करती है कि युवा भी स्थानीय राजनीति में हिस्सा ले सकें। और अगर गांव मजबूत हो रहे हैं तो शहरों को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है? ठीक उसी साल 1993 में ही 74वें संशोधन द्वारा अनुसूची 12 को जोड़ा गया, जिसका संबंध नगर निगम और नगर पालिका से है। जैसे पंचायतों को 29 विषय दिए गए, वैसे ही इन शहरी स्थानीय निकायों को काम करने के लिए 18 कार्यक्षेत्र या विषय दिए गए हैं, जैसे शहरी योजना, सड़कों की रोशनी, कूड़ा प्रबंधन वगैरह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन 12 अनुसूचियों का सफर आखिर है क्या? ये एक राष्ट्र की बायोग्राफी है। बहुत खूब कहा आपने। अनुसूची 1 के नक्शे और अनुसूची 2 के पैसों से शुरू होकर हम अनुसूची 8 में भाषाओं के सम्मान तक पहुंचे। फिर हमने देखा कि कैसे 9वीं अनुसूची ने आज़ादी के तुरंत बाद गरीब किसानों के लिए भूमि सुधार का रास्ता साफ किया, 10वीं ने राजनीति में सौदेबाजी रोकने की कोशिश की, और आखिर में 11वीं और 12वीं अनुसूचियों ने सत्ता को सीधे गांव और शहर के आम नागरिक के हाथों में सौंप दिया। यही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। हमारा संविधान किसी एक युग में जमकर नहीं रह गया। जब जमींदारी खत्म करनी थी तो उसने रास्ता निकाला, जब राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो उसने खुद को खड़ा किया, और जब लगा कि शासन को और ज्यादा जमीनी स्तर पर ले जाना है तो उसने खुद को विस्तारित किया। बिल्कुल। ये 12 अनुसूचियां दिखाती हैं कि कानून हमेशा समाज की जरूरतों के पीछे पीछे चलता है और उसे दिशा देने का काम करता है। ये पूरे सफर का एक बेहतरीन सारांश है।